अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान उस्मानिया पैरामेडिक्स के चैनल से आज एक नई किताब से मुतालिक रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हमारी मुल्क पाकिस्तान के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वसी नहीं है, इतना मज़बूत नहीं है कि हर आदमी तक प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंच सके। लिहाजा दूर दराज के इलाकों में, देहातों में, गांवों में, पेरिफरीज़ में ज़्यादातर हमारे पैरामेडिक्स जो हैं वो तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जाने अनजाने में उन्होंने हेल्थ का बहुत बोझ उठाया हुआ है। चूँकि मैं 17 साल एक एक्टिव जो है वो हेल्थ में वो रह चुका हूँ, यूँ समझिए काम कर चुका हूँ, तो अमूमन हेल्थ की मीटिंग्स में ये कहा जाता है कि क्वैकरी को ख़त्म किया जाए या जिसको कहते हैं कि डिस्पेंसर्स की प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि हमारे पास ग्रेजुएट डॉक्टर्स इतनी तादाद में मौजूद हों कि वो दूर दराज के इलाकों BHUs में भी जाने के लिए तैयार हों, रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी जाने के लिए तैयार हों और अपनी तिब्बी खिदमात मुहैया करने के लिए तैयार हों। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर लोग जाना पसंद नहीं करते, लिहाजा वहाँ पर ये स्पेस हमारे डिस्पेंसर्स और मेडिकल टेक्नीशियंस ने और पैरामेडिक्स ने जो है वो फिल कर दी है। लिहाजा मेरा अपना नज़रिया ये है कि बजाय इसके कि हम डिस्पेंसर्स और मेडिकल टेक्नीशियंस की प्रैक्टिस को बैन करें, क्यों ना डिस्पेंसर्स और मेडिकल पैरामेडिक्स की ज़हनी इस्तेताअत और काबिलियत को अपग्रेड करें। इतना अपग्रेड करें कि वो कम से कम प्राइमरी हेल्थ केयर देने के काबिल हो जाएं और जिन लोगों को सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर की ज़रूरत हो, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसे केसेस को डायग्नोसिस के बाद रेफ़र कर सकें। तो यही बुनियादी नुक्ता मेरे जहन में था। तो मैंने पैरामेडिक्स के उस स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ किताबें लिखी, मसलन एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी वगैरह। और इसी के साथ साथ फिर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की किताब मेडिकल टेक्नीशियंस की प्रैक्टिशनर्स के लिए लिखी है, यानी वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तमाम इल्म मैंने इस किताब में, जिसको उस्मानिया क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी ये एलोपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, और इसमें रोज़मर्रा के आम जिस्मानी अमराज से मुतल्लिक तफसीली बहस की गई है और उनके नुस्ख़ाजात बयान किए गए हैं। तो आज इस किताब का तारुफ़ कराने के लिए मैंने आपसे जो है वो बात करनी है। ये किताब बहुत सारे अबवाब पर मुश्तमिल है। मेरा ऐसा मुझे चूँकि लिखी तो मैंने ही है, लेकिन बिल्कुल इस तरह याद नहीं है, लेकिन तकरीबन बहुत सारे कोई 30-32 अबवाब पर मुश्तमिल ये किताब है। इस किताब में सबसे पहले जो मैंने ख़ुसूसी तौर पर ख़याल किया है वो ये है कि रोज़मर्रा की आम तमाम जिस्मानी बीमारियों का एक ख़ास तरीके से डिस्क्रिप्शन किया जाए। इस किताब को मैंने सिस्टम्स में तकसीम किया हुआ है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां अलग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलग हैं, यूरिनरी सिस्टम की अलग बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजी की अलग बीमारियां हैं, कार्डियोलॉजी की अलग हैं। मतलब हर अलग-अलग सिस्टम्स के ज़ेरे असर जो है वो मैंने बीमारियों, आम रोज़मर्रा बीमारियों को बयान कर दिया है। फिर इसी तरीके से किताब के सबसे शुरू में पहला चैप्टर सिम्टमेटोलॉजी यानी अलामात पर दिया है। मसलन कि
चेस्ट पेन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, हार्ट बर्निंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, या बर्निंग मिक्चुरेशन की, पेशाब जलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, वोमिटिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, हेडेक की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, स्कैबीज़ की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, नाज़िया एंड वोमिटिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी सिम्टम्स जिनके साथ मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, तो सिर्फ उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करनी होती कि उल्टियाँ आ रही हैं तो वो एंटी वोमिटिंग दे दें, या पेन है तो एनाल्जेसिक या एंटी रूमेटिक दे दें, या हेडेक है तो कोई एनाल्जेसिक दे दें। नहीं, उसकी तशख़ीस कैसे करेंगे, उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये तमाम बातें मैंने पहले चैप्टर में बयान कर दी हैं। फिर हर चैप्टर मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम लिया है तो पहले उसकी ब्रीफ सी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बयान कर दी है, ताकि प्रैक्टिशनर को, जो कि पहले कहीं कॉलेजों में उसने पढ़ी होगी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, अब दोबारा जो है वो ज़रा रिवाइज हो जाती है। फिर डायग्नोस्टिक बयान किए गए हैं, यानी वो लेबॉरेटरी टेस्ट और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में काम आ सकते हैं। और इसके बाद फिर वन बाय वन मैंने बीमारियों का तस्करा किया है। बीमारियों का तस्करा कुछ इस तरह किया है, मिसाल के तौर पर, ऐसे एक मिसाल के तौर पर आपको बयान करता हूँ कि एलर्जिक एस्थमा की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलर्जिक एस्थमा की मैंने डेफिनेशन बयान कर दी है तारुफ के तौर पर। फिर उसके नीचे उसकी जो है टाइप्स बयान की हैं। फिर उसके नीचे उसकी काजेज़ यानी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। फिर उसके नीचे उसकी साइन एंड सिम्टम्स यानी अलामात क्या हो सकती हैं। और फिर उसके बाद उसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर दुरुस्त तरीके पर इलाज न किया जाए तो क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है उसकी डायग्नोसिस के तरीके कि किन बातों से इसको डायग्नोज किया जाता है, कौन से टेस्ट लिखेंगे, कौन से प्रोसीजर्स लिखेंगे, क्या एक्सरे वगैरह लिखेंगे, क्या स्पायरोमेट्री लिखेंगे, और फिर उसका रिज़ल्ट कैसे पता लगेगा। तो ये तमाम बातें इस तरह जो है वो बयान की गई है। आखिर में फिर एहतियात बयान की गई है कि एलर्जिक एस्थमा या किसी भी मर्ज़ में क्या क्या एहतियातें और परहेज़ वगैरह करेंगे, जिनको हम प्रिकॉशंस कहते हैं। और फिर सबसे आखिर में रेलेवेंट मर्ज़ के मुताबिक आजकल मुरवजा बेहतरीन मॉडर्न प्रोफेसोरियल लेवल की अद्वयाती नुस्ख़ाजात लिख दिए गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किताब ये एक है, लेकिन इसके अंदर आपके तमाम मसाइल का हल है, तमाम डिमांड्स इसके अंदर पूरी कर दी गई हैं। फिर अमराज के अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स शामिल किए गए हैं जिनके लिए अलग बुक्स होती हैं। मसलन ख़वातीन की बीमारियाँ, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से मुतालिक चैप्टर इसमें शामिल है। जल्दी बीमारियाँ, कोई स्किन की अलहदा से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, तमाम डर्मेटोलॉजी, कॉमन डर्मेटोलॉजी बयान कर दी गई है। इसी तरीके से बच्चों के अमराज, फिर न्यूनेटोलॉजी, शीरख्वारों के अमराज, और बूढ़ों के अमराज, जेरियाट्रिक्स, ये सब कुछ बयान कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स भी इसमें ख़ुसूसी तौर पर और एडिशनल जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। फिर कुछ ग़िज़ाई बातें लिखी गई हैं कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ होती क्या है, ग़िज़ाई चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं, और इससे मुतालिक जो है बातें बयान की गई हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पर एक चैप्टर शामिल किया गया है, ताकि कॉमन अप्रोच टुवर्ड्स अल्ट्रासाउंड आपकी हो कि अल्ट्रासाउंड को पढ़ा कैसे जाता है, किया कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। ईसीजी पर एक चैप्टर है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कैसे की जाती है और इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो पट्टी होती है उसको कैसे पढ़ेंगे, वो रीडिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा फिर एक्सरेज का चैप्टर अलहदा से दिया गया है, ख़ुसूसन चेस्ट एक्सरे का, क्योंकि ये वन ऑफ वेरी कॉमन एक्सरे और रूटीन एक्सरे है जो किया जाता है। तो इसके मुतालिक भी बयान किया गया है कि आप जो है वो टीबी को कैसे तशख़ीस करेंगे, एलर्जिक एस्थमा को कैसे, और कोविड-19 के भी इसके अंदर नमूनिया वगैरह के दिए गए हैं, नमूनिया को कैसे करेंगे, चेस्ट कंजेशन ये वगैरह कैसे एक्सरे से कैसे समझेंगे। इसके अलावा फिर कॉमन लेबॉरेटरी टेस्ट के मुतालिक भी तमाम बातें बताई गई हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और अगर किसी
किसी भी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आए तो क्या मतलब होता है, कम वैल्यू आए तो क्या मतलब होता है। तो तमाम कॉमन टेस्ट जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। और आखिर में एक चैप्टर फार्माकोलॉजी का भी दिया है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें आम कॉमन इस्तेमाल होने वाली पेटेंट अद्वयात जिसको हम ब्रांड नेम्स कहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर डिक्लोफिनेक सोडियम हो तो उसके नीचे कौन कौन से कॉमन ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मसलन बोरिन है, वोल्ट्राल है, डिक्लोरान है, और इसी तरीके से और एरीनेक टैबलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये तमाम मतलब कहने का ये कि इस एक किताब में इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस के तमाम उसूल बयान किए गए हैं। एक नंबर सेकंड, बहुत अहम बात यह है कि इसमें पैरामेडिक्स की ज़हनी इस्तिताअत को मद्देनज़र रख कर आसान तरीक़ों से बयान किया गया है। कोई बहुत ऊंची टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ की गई, बहुत ज़्यादा हाई फाई डिस्कशन नहीं की गई जो ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए होती है। पैरामेडिक्स की ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक लिखा गया है। और फिर उन कॉमन मेडिसिन्स का जिक्र किया गया है जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, मॉडर्न मेडिसन है, और उन कॉमन डिजीज़ का जो है तस्करा किया गया है जो कि आम तौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने में आती है। इस किताब की कीमत, ये किताब तकरीबन यूँ समझें आप कोई 1000 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है। इसकी ज़ख़ामत आप देख सकते हैं। हर चैप्टर को मुख्तलिफ़ कलर्स की स्कीम में दिया गया है। ठीक है जी, ये देखें आप, और इस तरह, और इसी तरीके से यूँ समझें कि इसकी कीमत 2200 रुपये है। एक मर्तबा ख़र्चा करें, लेकिन हमेशा के लिए ये किताब डॉक्टर की मेज़ पर होनी चाहिए और इस मेज़ पर से डॉक्टर हमेशा इसको पढ़ता रहे। इंग्लिश उर्दू का कम्बिनेशन है, तो बुनियादी तौर पर उर्दू में ये किताब, लेकिन साथ साथ इंग्लिश इसलिए दे दी गई है थोड़ी बहुत ताकि जो पैरामेडिक्स है हमारे भाई वो इसको समझ सकें। LHVs भी इस किताब को समझ सकती हैं और मुकम्मल तौर पर पढ़ सकती हैं। अगरचे उनके लिए एक अलहदा गायनेकोलॉजी की किताब मैंने लिखी है जिसमें गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी का बयान किया गया है, लेकिन इस किताब की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। इससे भी सारा मसला और मसाइल हल हो सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन मेरी आज की इस किताब का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। आप ये किताब एक मरतबा मंगवाएं। मंगवाने के लिए हमारे ये टेलीफोन नंबर वगैरह दिए गए हैं, हम आपको बज़रिया कोरियर ये किताब भेज सकते हैं। एक किताब की कीमत जैसे मैंने आपको बताया 2200 यानी 2200 रुपये है, लेकिन तमाम उम्र के लिए ये किताब आपके लिए काफ़ी होगी। और इस एक किताब की मौजूदगी में किसी दूसरी किताब की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 3-3.5 साल की मेहनत से मैंने ये किताब लिखी है। इसमें बहुत हमारा वक्त लगा है, लेकिन इसका बहुत अच्छा आउटकम आया है। मार्केट में अच्छा रिस्पांस है। अपने करीबी बुक स्टॉल से भी तलब कर सकते हैं, ना मिले तो हमसे इस नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये किताब गर्ज ये कि आपको मेडिसिन के रास्तों पर चला देगी और बहुत आसानी के साथ इसे आप पढ़ सकेंगे। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस किताब को शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसके बाद मैं फिर 1 बाय 1 जो है वो दूसरे लेक्चर्स वगैरह शुरू करूंगा, कॉमन लेक्चर्स, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।